Hello student, welcome to my study. In this class I am going to start the new chapter coordinate geometry chapter 7 class 10 CBSE. So first we'll understand the basic theory, then we'll do the questions. So if you understand the basic theory, definitely you'll be able to do the questions, any types of questions, whether it is case based or it is objective or subjective. So let's start. When I say that case-based questions means that there will be some practical questions. There will be some practically. For example, the one question that is given at the last. This type of questions, where I'm going to show you this type of questions, where some rows and columns are there. If it has A, then B, then C, what will be the coordinate of C? What will be the coordinate of B? Like that. This type of questions will be asked like that. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, and C, as shown in the figure 7.3. Champa and Chameli walk into the class, and other observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct, like that. So these type of questions will be asked like that. Understood? And apart from this, if a simple question comes, find the relationship between x and in our anywhere. The same problems, it is just theoretical questions, but language is there. If I will give the coordinates of A, B, C, D, so definitely, and I will tell you that whether it is a square or parallelogram, it is a basic theoretical questions. But if I present it in this form, definitely it becomes that the case-based problems, some analytical problems where we have to analyze it. Understood? Yes or no? Understood. Okay. यहाँ पे भी तो एक केस बेस्ड वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 उस टाइप का ही है बट पेज नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन जो है ना ये इन अ क्लासरूम फ्रेंड्स आर क्या लिखा हुआ है This can be asked apart from this. तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो भैया ये जान लो कि केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा, डायरेक्टली नहीं देगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 3rd और 4th लेवल के होते हैं। किसी भी लर्निंग सिस्टम में कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, कोई भी कोर्स करो, 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कुछ भी करो, जो भी हमारे लर्निंग के 5 ही स्टेप हैं वही होता है। क्या होता है वो स्टेप? पहला होता है रिमेंबर। जो भी हम पढ़ते हैं पिछला क्लास 9th 6th 5th में, वो हमें याद होना चाहिए। अगर वो सब भूल गया है, कोई व्यक्ति क्लास 9 तक 1 से लेकर 9 तक जो भी पढ़ता है वो भूल गया है, 10वीं में कुछ नहीं कर सकता, गारंटी है। इसलिए वो रिमेंबर करते हैं। फिर आता है कि अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड भी और या फिर अभी भी सीखते हैं तो वो भी हमें याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो नहीं होगा। तो पहला स्टेप होता है रिमेंबर, दूसरा स्टेप होता है अंडरस्टैंड, तीसरा स्टेप होता है अप्लाई और एनालाइज, चौथा स्टेप होता है एनालाइज, और या अप्लाई एनालाइज को एक साथ ही रख सकते हो, ठीक है, एक साथ भी रख सकते हैं, कई किताबों में अलग अलग ही रखते हैं। और पांचवा डेवलप और क्रिएट। ये 5 चीजें होती हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अगर अप्लाई एनालाइज का बनाया जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर हमने डायरेक्टली फार्मूला बेस दे दिया तो वो रिमेंबर पहले लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रिमेंबर के होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंड के होने चाहिए,
कुछ क्वेश्चन अप्लाई एनालाइज के होना चाहिए। तो अभी वही केस बेस्ड क्वेश्चन देंगे, वो वास्तव में इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, अप्लाई एनालाइज का चौथे लेवल पे ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है ज़्यादातर केस में। ठीक है, कि डेवलप करें, ये तो प्रोजेक्ट में चला जाता है कि कुछ बना के दिखाएं, लगा के कराएं। समझ आया? सो घबराने वाली बात नहीं है, यही 5 लर्निंग के स्टेप्स हैं और इसी बेस्ड क्वेश्चन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि पढ़ना क्या है। अब मैं एक झलक दिखा देता हूँ आप सबको कि इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, क्योंकि मैं ये क्लास जो दे रहा हूँ इसमें थ्योरी पढ़ाने के मूड से नहीं, इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। समझ आ रहा है? तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग करेंगे आप सब। मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूं, अप्रोच बता देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले ये समझ लें आप सब, एक रिमेंबर वाली बात जो पहले आप लोगों ने याद कर रखा है या फिर पहले से पता होगा बहुतों को, और वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यानी यहां पर अगर हम देखें, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया है, मोटा बना दिया है। एक्स, सॉरी वाई, इधर एक्स है हमारा, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको एक्स डैश बोलेंगे और इसको वाई डैश कहेंगे, और ये हमारा 0 होता है, ओरिजिन। तो आप सबको पता है कि भाई इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो ओरिजिन होता है, और इस पे हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। And in this x dash axis we plot the negative points here, that you know it. Then it is 4, then it's -5 like that. And here the positive y-axis and the negative y-axis like that. -1, -2, -3. Here I write 1 2 3 like that. So this is called as the first quadrant. Everybody is knowing coordinate geometry. If I say the first quadrant, so if any point lies in this quadrant, the sign will be plus because x is plus and y is plus. So any point will be the sign plus plus, that you know it. What I will do? This is plus plus, and here the second point is the minus plus because x is negative and y is positive. The sign is that. Then another things you can observe it here is the minus minus, and in fourth quadrant the sign will be plus comma minus. Why? Because x is positive and y is negative. So any point which will lie in this quadrant will have the all the signs. For example, if I say -5 -2 will lie in third quadrant, -3 by 1 by 2 -5 by 2 will lie in this, because we see the sign. Sign is negative, definitely it will lie in the third quadrant. So this is my first quadrant, this is my second quadrant. So it is in anti-clockwise direction, and based on that we will be able to point out that in which quadrant the point will lie. So practically, if you want to demonstrate the points, you have to make these axes, x-axis and y-axis, and then denote the points, and then you have to join it. So it will form a shape. Either it is triangle, if it is 3 points. If it is 4 points, it will be quadrilateral. In that quadrilateral, all the 4 points have some coordinates. So if there is some coordinate, you have to approximately draw it, right? Based on their location, based on their coordinates, you have to plot the points. Okay, so you have to plot the points. So for example, if I say 4,2, so I know where it would be 4,2. So I know 4,2 will be in the first quadrant. So x will be at 4 distance and y will be at 2 units, and somehow where it is matching, it will be 4 on 2. For example, if I say -2,4, where it will be, because x is negative, y positive, somewhere it will be in second coordinate. Approximately plot all the points and then join it. So when you are solving the case-based problems, so you definitely draw this.
x, y, x dash, y dash, and then cross this point. What if already diagram is given? If already diagram is given, no need to draw this. If diagram is not there, you have to draw this, draw the points. That is the approach. So here, this is the third quadrant, and this is my fourth quadrant here. So what is in the fourth quadrant? The sign will be plus minus. So easily you will be able to identify that in which quadrant the point y. What is the importance of this? You will be able to relocate the points, and definitely you will be able to write it. Understood? Now this was the first basic that you know from class 9th standard. No issue. Everybody is knowing. Then what is the distance between the 2 points? Suppose if you want to find the distance between the 2 points, for that there is one distance formula. The proof is not required here. I am not going to give you the proof in this class. If anybody needs the distance formula proof in an easy way, definitely you have to comment it, and you have to personally ask me through any modes, either through WhatsApp or through the channel, whatever you are watching it. So if I say distance formula, so we want to find the distance between these 2 points. How exactly we are going to find it? So we have to relocate these 2 points first. So suppose this is my first point, and here is my second point. So A, comma B. Now, if I know the coordinate of this x1, y1, you can easily coordinate. We have to find the x and y axis, and then you will relocate that point, or relocate, or simply we'll say that the locate that point. Okay. So here x2, y2, and now what is the distance between these two? Here I will mark a point here. This is my distance AB. If you want to find the distance AB, we have to find the AB distance. AB distance. So what will be the distance? Distance AB will be, AB is equal to under root of, how I am going to write it? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. What is this? This is the difference of x coordinate square and plus difference of y coordinate. But somewhere, because it is the square here, so even if you write x1 minus x2, there is no issue. Even if you write this or you can write this, there is no issue. But you have to follow one convention, so whether it is you are using x2 minus x1, because if I say 4 minus 5 square or 5 minus 4 square, both are same, which is 1, because they are square. Even if it is negative, it will be positive. So that's why it is happening. There is no need to remember the sign here, in this case distance formula. So what exactly? The distance formula is the distance between these 2 points. AB is the difference of x coordinates plus difference of y coordinate. And you also know, even the x coordinates are called as abscissa. Okay, x coordinate is called as abscissa. Sometimes a student gets confused. They will write the abscissa. They will know what is this, or I don't know. But the y coordinate is ordinate. Y coordinate is basically is called as ordinate. Okay, and this is the coordinate geometry, right? So in coordinate geometry, we are giving the location to the points with reference to some reference, and that reference we just draw it with the x and y axis. Okay, so y-x axis in horizontal, y-axis in vertical, the questions may be asked. So if you have such questions, you have to put it in the comment box, because if you give the answer, definitely what is the use that हर चीज घर बैठे मिल रहा है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ. y एक्सिस वर्टिकल ही क्यों होता है? अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन है तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर है तो बताइएगा. सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला दैट वी हैव सीन इट. साली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? Yeah, definitely if you listen it, definitely you will understand it. There is nothing, no extra words, nothing extra words that I said. It is all related to the courses and in simple words. So we have understood here the what is distance formula. Now proof is not required. If you wish, then definitely I can give you
the distance formula. There is some special case in this distance formula that I'm going to show you, right? What exactly it is. So here we have seen that. What is the distance formula here? But sometimes if one coordinate is origin, then what is the distance formula here? So suppose a special case, I'll write it here. If one coordinate is origin, 0, 0, right? Sometimes coordinate is written by 3 lines. And another coordinate which is b, which is x comma y, understood G? Then what is AB? So when I say AB is x minus 0 square plus y minus 0 square, then what is the value here? So here basically it will be x square plus y square. So this is the distance from the origin. So distance of a point xy, distance of a point, what is this? Distance of a point x comma y from origin. So sometimes if you the one coordinate which is the origin, the coordinate of origin, everybody knows is the 0, 0. So I'll write the distance by using distance formula is x square plus y square. So this is required here. You can easily understand. Any questions you can do it. I'll solve you. I'll give you some questions here. So this is the one of the formula that you're going to see. But here, in class 10th standard, definitely there is another formula which is the line, the section formula that I'm going to show you. What is that? You learn it here. Another formula is the section formula. What is that? Sometimes you understand, you don't remember the section formula, understand what is the section means. So suppose I take a line here and its end point has some coordinate, we know it. Suppose its coordinate A is x1 comma y1, and what is the B here? So we give it x2 comma y2, and suppose there is a point P here which has coordinate somehow x comma y, and if it is being divided by m ratio n, then what will happen? So if this point divide this line, from here to where say m, or from P to B is n, in m ratio n it is being divided m by n. मान लीजिए ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है. So like that. So from section formula we can find the coordinate of this xy, which is equal to, the proof is not required. I can give the proof, but definitely it is not required. nx1 plus m plus n and my2 plus ny1 plus m plus n. Okay, sometimes this same formula can be written if the ratio is, basically nothing is given, I can take k ratio 1 or x ratio 1. You can take any one. Understood? Km plus n, right? Because when I say k ratio 1 means this is m and this is n. And here I will say k plus 1, k, then again, what I'm doing it, just a second. k भी और m भी नहीं चलेगा, सिर्फ m के जगह हमें लिखना है, m के जगह k लिख दो और n के जगह 1 मान लो. तो ये हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. सो नाउ एक क्वेश्चन अराइजेस, सर मुझे कब k रेशियो 1 लेना है और कब m रेशियो n लेना है? आपको m रेशियो n तब लेना है जब उसमें गिवन होगा. जब रेशियो निकालना हो और रेशियो ना गिवन हो तो k रेशियो 1 ही लो. बस अगर रेशियो नहीं गिवन है तो k रेशियो 1 ही लो. सर कुछ किताबों मैंने लेमडा रेशियो 1 देखा है, ले लो ना, एक ही बात है, सिर्फ k की जगह लेमडा लिखा हुआ है. समझ आ गया? सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला हियर.
and this is the point is dividing internally. Now the question arises, sir ये पॉइंट तो इनसाइड में डिवाइड किया, क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी हमारा पॉइंट हो और कोई पॉइंट पी से डिवाइड कर रहा हो इसको, यानी ए और पी का रेशियो मान लीजिए कुछ के और बी और पी का रेशियो कुछ हो जाए 1। तो एक्सटर्नल डिवीजन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। और एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमारा इंटरनल डिवीजन है। जब क्लास 11th में जाओगे और मैथ पढ़ोगे तो फिर से एक चीज आएगा, उसमें ये बताया जाता है जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उस केस में mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ये तब होता है। तो ये मैं लाल कलर से बाउंड्री दे देता हूं, that you have to understand it है ये, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हमारा जो पॉइंट है डिवाइड करने वाला वो लाइन के बाहर होता है, और जो इंटरनल डिवीजन होता है उस केस में हमारा पॉइंट्स लाइन के बीच में होता है, जो भी इंटरनल डिवीजन कहते हैं। और हमारे क्लास 10th के सिलेबस में यही है, और इस केस में हमें लेना है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस n1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर रेशियो निकालना हो, नहीं मेंशन है, तो हमेशा के रेशियो 1 ही लो, के रेशियो 1 ही लो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम सर? एनीबॉडी? बोलिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल शायद सिलेबस में नहीं है, आई थिंक सो, है क्या? नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है। नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और डायरेक्टली हम वो क्वेश्चन कराते हैं, और केस बेस्ड प्रॉब्लम तो और भी आसान होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हमें तो वही देख के हालत खराब हो रही है और आप कहते हैं आसान है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन का भूत अपने सर से भगा लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखिए। What it is? So I'm going to share some problem here. So here we'll see one of the questions, question number 5 here, you see that. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, D. You see the 4 friends. This is Ruxana. This is what? This is Shivani. This is Farjana. और दिस इज सम और समसाद, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे 4 स्टूडेंट बैठे हैं, वही ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है कि 4 स्टूडेंट है, एक फरजाना, एक रुखसाना, एक मरजाना, और नहीं कुछ और बोला था, मैं नाम भूल गया, जो भी नाम है उनका, कुछ नाम था उनका, चंपा चमेली। ओके, तो चंपा चमेली भी हो सकता है, चंपा चमेली, और कुछ भी नाम दे दो। सीढ़ी यहाँ पर है, इनका नाम एक्चुअली वास्तव में दिया हुआ है यहाँ पर, आगे आओ पढ़ना है मुझे। दिया है चंपा चमेली। नहीं, दे दिया, हाँ करेक्ट यू आर राइट। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा चमेली, नहीं, चंपा चमेली के बारे में बात हो रही है। मतलब ए बी सी डी जो है ना 4 फ्रेंड्स हैं, अब उसमें ए कौन सा है वी कांट से, बी कौन है हम नहीं कह सकते, सी कौन है नहीं है, हाँ, लेकिन 4 फ्रेंड बैठे हैं अलग अलग लोकेशन पे, उसमें चंपा और चमेली की एंट्री होती है और ऑब्जर्व करके बोलती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक स्क्वायर है? किसने फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, चंपा सही है कि चमेली? डिस्टेंस फार्मूला यहाँ कैसे यूज होगा? अभी देखो, अब सवाल उठता है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे होगा। तो जो बच्चा आज की क्लास में सीख लेगा, उसको आज के बाद जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ना, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बोलोगे वो कैसे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सी कितने पे होगा, 4,9 पे होगा, और सही 9,4, सॉरी यू आर राइट, और डी कॉमा 1, सी 9 पे है मेरा, ये भी हैंग हो जाता है। सी 9,4 पे है और डी हमारा 6,1 पे है। तो इस तरह से हमें 4 कोऑर्डिनेट मिल गया है
अब हम इन सबको देंगे मिला, ऐसे मिला देंगे। तो ये लीजिए, यहां से लेके यहां मिला, बी से लेके सी मिला, और सी से लेके डी मिला, और डी से लेके ए मिला। ठीक है, तो ए से बी मिला तो क्या मिला? अभी देखिए, ए से बी मिला तो डिस्टेंस फार्मूला लगा, और वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर बोले तो 9, और 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर जो कि 9। तो 9 और 9 18, और 18 जब भी होगा तो 3√2 कैसा जाएगा। अब हम देखेंगे बीसी। बीसी में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला लिख के कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर ऐसा लगा के, ठीक है, लिखना है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 6 माइनस 9, या 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 7 बाई 4 3, यही होगा 3/2। मजा आ गया। बीसी, और फिर हो गया सीडी। अब सीडी का क्या होगा? 9 में से लग गया ना, यस, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, and this is again 3√2. Okay, then what is DA? Now if you use this 6 minus 3, this is 3 square, then again 3 square, we'll see that this is 3√2. So we can say that here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. अरे चारों साइड बराबर हुआ तो ये स्क्वायर हो सकता है, परंतु कोई बच्चा बोलेगा कि सर चारों साइड तो रोम्बस का भी बड़ा होता है, चारों साइड तो रोम्बस का भी बड़ा होता है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि ये स्क्वायर ही है? चंपा चंबेली में हो गई बहस, और इस बात पे वो दोनों अड़ गए कि भाई ये रोम्बस है, और चंपा कहती रोम्बस है तो चमेली कहती है कि ये तो स्क्वायर है। अब इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सर जी के पास पहुंचे, और सर जी बोलते हैं कि देखो भैया, स्क्वायर में प्रूफ करने के लिए एक एडिशनल मैकेनिज्म भी होता है कि उसके डायगोनल को बराबर कर लो, डायगोनल को भी चेक कर लो। यही सोच रहे थे कि अगर डायगोनल भी बराबर हो गया तो गारंटी है कि वो स्क्वायर है। समझ आया? तो हम यहां पर निकालेंगे बीडी, बीडी निकाल रहे हैं। तो 6 में से 6 गया तो 0, और 7 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बोले तो 6। 36 होगा बीडी का। Now 6. Now what is AC? If you find AC, then 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, 6। I guarantee it, sir. I guarantee it. This is a square. समझ आ गया? So this way you have to solve this question. I'm going to solve another question that's given here. Example number 3. In figure 6.6, in figure 7.6 shows that the arrangement of desks in a classroom, Asima, Bharti and Camilla are seated at, wow, यहाँ पर नाम दिया है, ये है आसिमा साहिबा, और यहाँ पर है भारती, और इधर है कामेला है। ओके, सो हियर ए पर कौन है? असीमा, भारती और कमिला, 3 लोग हैं, लेकिन एक ही लाइन पे है। तो ए का क्या है? 3,1 कोऑर्डिनेट है, यहां दिख रहा है आपको। यहां तो क्लियरली दे दिया है, कई बार नहीं भी देते हैं, तो नहीं दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी यहां पर 6 पे है, 4 पे है, तो पमीला यहां बैठी है, उसका लोकेशन है पमीला नहीं, सॉरी, भारती का। और सी जो है हमारा जो है 8,6 है, और वो कहां पर है? 8,6 है, सी का नाम क्या है? कमेला। तो ये कमेला है, अभी भारती थी। ओके, तो ऐसा नाम तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में ही दिखता है, कमेला। बट ये नहीं हो, कहीं किसी को मिले तो जरूर कमेंट में लिखना भैया। ओके, सब सीट है, और ए बी सी हमें मिल गया। अब क्या होता है? डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या तुम सोचती हो? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या करें? अगर तीनों एक ही लाइन पे हैं, मतलब कहना ये चाह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अगर तीनों एक ही लाइन पे है, ये साबित करो।
तो गणित तो इसीलिए आता है, अरे गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स को लिखना सिखाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको गणित नहीं आता वो क्या फिजिक्स पढ़ाएगा? समझ आया क्या? तो चलिए यहां पर आते हैं। ए बी और ये सी है, और अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो मतलब ये कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि क्या वो कोलिनियर है। सो व्हेन आई से दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन मींस दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे हैं। सो हाउ विल यू प्रूव दैट? टेल मी। तो इसके दो तरीका है कि सर अगर वो एक ही लाइन पे होगा ना तो दुनिया में कभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, और ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो वो कोलिनियर हो सकता है। तो बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारी किताब से हटा दिया गया है, लेकिन अगर ये तीनों एक ही लाइन पे है, लोकेशन फिक्स है हमारा, तो हम एक पॉइंट तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर लेते हैं। तो 11th-12th में वो ज़्यादा यूज होता है, लेकिन 10th लेवल पे हम अगर इस ए बी और बी सी को जोड़ें तो क्या होगा? अगर हमारा ए बी और बी सी मिला के ए सी हो जाता है, इसका मतलब वो दोनों एक ही लाइन पे है। मतलब तभी तो एक लाइन पे है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। यस और नो? अगर वो कहीं यहां होता तो वो इस लाइन पे नहीं है, तो ए बी और बी सी कभी बराबर नहीं होता ए सी के। इसलिए अभी हम ए बी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ए सी के बराबर होगा तो वो एक ही लाइन पे है। सो टेल मी व्हाट इज ए बी? टेल मी व्हाट इज ए बी? 6 में से 3 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, 9। क्या आंसर आया? 3√2। व्हाट इज बी सी? 6 में से 8 गया, क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 8 गया तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 6 में से 4 गया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 2 का स्क्वायर 4 8 2√2 दोनों मिला के क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी क्या हुआ? 5√2। अब हमें बताइए ए सी क्या होगा? बोलिए ए टू सी क्या है? तो 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 100 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर 100, तो मतलब ये हो गया 50। बोले तो 5√2, यानी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझलस का तुम्हें? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझ आ रहा है आप सबको? तो यहां पर हमने जाना पहचाना कि ये एक ही लाइन पे है, क्योंकि ए बी और बी सी मिला के ए सी हो रहा है। इसी को कहते हैं केस बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसी टाइप के। इसके अलावा इसको वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि केस बेस्ड होगा तो हर समय ऐसा ही होगा। ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है और एक दो वर्ड्स में भी होंगे। लेकिन हो क्या रहा है प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों? मुझे बताओ कि वास्तव में तुम लगा क्या रहे हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिक्स फार्मूला लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो, कभी सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, सेक्शन फार्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सारा का सारा, इससे तुम केस बेस्ड और फेस बेस्ड सब कर पाओगे। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, ये जरूर कर देना।